हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संतोष कुमार संतोष। आज की क्लास में हम लोग जनन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टअप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर फोकस करेंगे। तो थोड़ा बैकअप देखते हुए कि पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो बेटा पढ़ा था जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अमीबा जनन कैसे करता है, हाइड्रा जनन कैसे करता है। फिर हम लोगों ने देखा था विभिन्नता का महत्व क्या होता है। फिर देखा था अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या होती है। उसके बाद देखा था विखंडन किसे कहते हैं, द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है, खंडन विधि किसे कहते हैं, अलैंगिक किसे कहते हैं, लैंगिक मुकुलन, कायिक प्रबंधन तक हम लोगों ने देख चुका था। आज की क्लास में हम लोग आगे देखेंगे और आगे की ओर देखेंगे आज की क्लास में। इसीलिए कहते हैं टाइम से पहले ज्वाइन करो, डिस्टर्ब करते हो खाली आप लोग। तो आज का क्लास हम लोग बेटा यहाँ से कायिक प्रबंधन तक देख चुके थे। आज हम लोग आगे देखेंगे, मतलब हम लोग कहाँ तक डिफाइन किए थे थोड़ा आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे। ये देखिए अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन जो होता है वो 6 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रबंधन पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा बीजाणु समासंग। तो आप लोग ध्यान दें, ध्यान से देखें और समझें। बीजाणु समासंग को देखेंगे आज। तो ये बेटा हमारे सामने फेस खुल गया बीजाणु समासंग का। तो बीजाणु समासंग क्या होता है तो समझिएगा बेटा, बीज जो पेड़ पौधे जो होते हैं बीज के माध्यम से, मतलब जिसका होता है जनन की प्रक्रिया। तो यहाँ समझना है बीजाणु समासंग। यहाँ फिगर भी दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ क्या है, डिफिनेशन कहाँ से क्रिएट करेंगे हम लोग। कोई और ज्वाइन हो रहा है क्या, दिमाग खराब, टाइम से बिफोर होना चाहिए। लो अभी अब पूजा में आप इतना लेट करते, ओहो अभी भी इतना लेट हैं आप लोग पूजा में। टाइम पे करिए क्लास स्टार्टअप, टाइम है 8:10 तक हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग हाँ ठीक है मैडम, आ गए आप भी। चलिए क्लास स्टार्टअप है अब। तो बेटा आज का टॉपिक हम लोग का है बीजाणु समासंग किसे कहते हैं, ये जनन की कौन सी विधि है। तो ये बेटा समझिएगा बीजाणु जना क्या होता है। ये जैसे कोई भी बीज हम देखते हैं तो यहाँ इसका डिफिनेशन यहाँ से चोरी करना है बेटा। पूछा जाएगा आपसे कि बीजाणु समासंग किसे कहते हैं, तो यहाँ से चोरी करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि यह बीजाणु मतलब बीज जो होता है, बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु जो होता है, बीज जो होता है, उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है और नम सतह सर के आवाज कट रहा है सर। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। तो यहाँ समझना क्या है बेटा, एग्जाम्पल आप लोग बेहतर समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। तो हम लोग देखते हैं बेटा बरसात के मौसम में बगीचे में जहाँ आम के पेड़ पौधे होते हैं, तो क्या होता है कि जब लोग आम खाते हैं तो उसके हड्डी को फेंक देते हैं उधर ही कहीं। तो वो क्या होता है, जब बरसात की दिन आती है वो हड्डी जब हमारे पृथ्वी के नमी में चले जाते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी से वो कंसल्ट हो जाता है। और फिर वो क्या होता है, जो देखते हैं ऊपरी परत, अगर आप लोग कभी अपने अगल बगल के गांव में या आम के पेड़ के नीचे गए होंगे बरसात के दिनों में, तो देखे होंगे कि आम का पौधा लग जाता है। और जब उस पौधे को लगे हुए को उखाड़ते होंगे तो देखते होंगे उखाड़ने के बाद कि जो ऊपरी परत होती है उसकी वो काफ़ी कठोर होती है और मजबूत होती है, और उसके नीचे उससे निकला हुआ रहता है, और फिर उससे एक अंकुर के रूप में वैसे निकल करके एक मतलब वो पौधा का रूप धारण ले लेता है। तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बीजाणु जो समासंग होता है उस तरह से बीज से भी मतलब पौधे उत्पन्न होते हैं, ये तैयार होते हैं। तो इसीलिए बेटा इसका सिंपल सा डिफिनेशन दिमाग में रखना है कि बीजाणु क्या करता है या हाँ आएगा बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कोई इशू नहीं है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रख। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है। तो कृपया रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि माइक आप लोग सब अपना अपना बंद रखें, माइक को बंद रखें और थोड़ा अपना नेटवर्क को देखने की कोशिश करें, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे।
तो बेटा यहाँ क्या है समझिएगा, बीजाणु समासन किसे कहते हैं। तो सिंपल है बेटा कि यह बीजाणु वृद्धि करता है, बीजाणु मतलब बीज वृद्धि करता है, और राइपोपस के नए क्या करता है, राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। ये नए जीव उत्पन्न करते हैं। जो बीजाणु जो होता है वो क्या होता है समझिएगा इसके बारे में थोड़ा। इसके चारों ओर एक मोटी परत होती है, भित्ति होती है। भित्ति मतलब बेटा किनारे का भाग जो होता है वो मोटा होता है, उसी को कहते हैं कि भित्ति होती है। देखे होंगे आम का जो बीज होता है वो मजबूत होता है, भित्ति होता है। और उसके बाद कह रहा है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी सर रक्षा आवाज करती काट है। रहा है सर। आवाज़ कट रहा है बेटा, अब नेटवर्क जैसा है यहाँ का मोमेंटम वैसा ही जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखें। आवाज़ थोड़ा थोड़ा आवाज़ थोड़ा बहुत ही कटेगा। आप लोग हम बार बार रिपीट करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। हम बार बार रिपीट हम बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा खुद को नेटवर्क में रखिए आप लोग, आवाज़ जाएगा। या फिर हम जहाँ हैं जिस लोकेशन में हैं, अगर यहाँ से भी आवाज़ की थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम, वैसे मेरा फ़ोन में शो कर रहा है, लैपटॉप पर शो कर रहा है कि नेटवर्क पूरा है। कोई नहीं बेटा, उसके लिए आप लोग डिस्टर्ब नहीं करें हमें, ध्यान से सुनिए। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है ये, और यूट्यूब पर भी जाती है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कम टू द पॉइंट एंड डोंट डिस्टर्ब मी एंड लिसन केयरफुली एवरीथिंग। समझ नहीं आए वहाँ आप अपोज करके मैसेज करिए मुझे। तो यहाँ समझना है कि बीजाणु समासन किसे कहते हैं। तो जनन, आलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें बीजाणु वृद्धि करता है, वृद्धि करके एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। और बीजाणु की जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, वो कठोर होती है। और वो क्या करता है बीजाणु, प्रतिकूल परिस्थितियाँ खोजती है। से गर्मी के दिन में आम का पौधा नहीं दिखाई देगा, नम नम मतलब पृथ्वी जब नमी होती है तो वैसे कंडीशन, उसी को कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ पर मिलती है, तो वहाँ से भी मतलब उत्पन्न होते हैं नए जीव। तो उसी को हम लोग कहते हैं बीजाणु समासन। आई होप आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब हुआ होगा कि बीजाणु समासन किसे कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है पुष्प को लेकर के है, पुष्प के बारे में है। तो आप लोग आगे समझेंगे पुष्प के बारे में। तो ये है, ये आप लोग के सामने वीडियो आ रही है। तो ये हमारे पास आप लोग के सामने फ्रंट पे आ गया कि अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे पुष्प के बारे में। तो बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्ट किया गया है इसकी नॉलेज। आप लोग ध्यान ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, एकदम कान खोल के सुनिएगा। तो यहाँ बेटा पुष्प का दो भाग होता है। एक भाग होता है नर जनांग, जिसको नर जनांग कहते हैं, एक होता है मादा जनांग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मादा जनांग के बारे में। बेटा याद रखिएगा आप लोग, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है मादा जनांग कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मादा जनांग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं सर? वो 3 प्रकार हैं बेटा, वर्तिकाग, वर्तिका और होता है अंडाशय। ये 3 होता है। फिर से ध्यान रखिएगा आप लोग कि मादा जनांग 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय जो होता है वो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अंडप जो होता है, अंडप में पाया जाता है स्त्री केसर। अंडप में पाया जाता है स्त्री केसर, ये भी याद रखिएगा। स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है? तो अंडप में पाया जाता है स्त्री केसर पाया जाता है बेटा। अंडप कहाँ है देख लीजिए, जो घेरा हुआ है उसको अंडप कहते हैं, जिसको अंडाशय डिनोट कर रहा है ये बेटा पूरा कहलाता है अंडप। और वहाँ जो गोल घेरा हुआ उसको कहते हैं अंडाशय। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे आगे समझिएगा आप लोग। अभी अभी आप लोग को ध्यान रखना है कि मादा जनांग कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 वर्तिका, देखो बेटा वर्तिका का साइन दिखाया गया है एरो के साइन से। जो पुष्प का ऊपरी भाग जो होता है वो वर्तिका कहलाता है। और जो पाइप वाला भाग जो होता है, आप लोग देखते होंगे पाइप वाला जो दिख रहा है आप लोग को, उसको वर्तिका कहते हैं, हम लोग वर्तिका कहते हैं। और जो नीचे जो भाग होता है पुष्प को, उड़हुल का फूल देखे होंगे आप लोग, उसको बेटा हम लोग कहते हैं अंडाशय, अंडप कहते हैं। और उसके अंदर जो है उसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ समझिएगा आगे नर जनांग के बारे में। इसको पुमंग भी कहा जाता है, पुमंग भी कहा जाता है नर जनांग को। और नर जनांग बेटा 2 प्रकार के होते हैं। नर जनांग 2 प्रकार के क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रागकोश और दूसरा होता है बेटा पुंकेश, पुतंतु। प्रागकोश होता है, एक पुतंतु होता है। तो एरो के साइन से आप लोगों को दिखाया गया है कि प्रागकोश किसको कहते हैं। और प्रागकोश में पाया जाता है पुंकेसर। और ये देखो एरो से दिखाया हुआ
पूतंतु। और बेटा ध्यान रखिएगा आप लोग कि अंडाशय में पाया जाता है स्त्री केसर। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि माइक किनका ऑन है जी, माइक ऑफ रखो। माइक किसका ऑफ है, बंद रखो। अरे माइक किसका ऑन है जी? पूजा कौन है, वो उसका है। कौन है? पूजा मैम का ऑन है। पूजा मैम माइक ऑन करके छोड़ दिए। राजू मैसेज करो उनको, बोलो माइक को ये करने के लिए। बोलो उनको माइक ऑफ रखने। ध्यान कहाँ रहता है उनका? ओनली डिस्टर्ब करते हैं। जब पता है वीडियो रिकॉर्डिंग होकर के यूट्यूब पे जाता है, फिर भी आप लोग सब डिस्टर्ब कर देते हैं हमको। चलिए कम टू द पॉइंट बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पुष्प के बारे में। तो यहाँ पुष्प के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, मादा जननांग के बारे में और नर जननांग के बारे में। मादा जननांग 3 प्रकार के हम लोगों ने देखा, और नर जननांग जो देखा बेटा हम लोग 2 प्रकार का। वो कौन कौन सा है? अंडाश कौन कौन सा है? तो सिंपल है, मादा जननांग में वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय होता है बेटा। और यहाँ पे हम लोग मादा नर जननांग में देखें, देखो एरो से दिखाया गया है प्राग कोश किसको कहते हैं। तो बेटा जो पुष्प के ऊपर वाला भाग जो देखते हैं ना हम लोग, जिसको तोड़ के हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, मतलब कि उसको प्राकोष कहते हैं। और वहाँ से निकलता है बेटा पुंकेसर, और ये कहलाता है पूतंतु। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब दिखाते हैं, आगे बताते हैं। तो आगे जो है बेटा समझना है कि निषेचन क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। तो थोड़ा शुद्ध भाषा में हम समझाना चाहेंगे बेटा कि जहाँ पे अंडाशय मतलब कि स्त्री केसर और पुंकेसर मिलता है, उसी को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, जहाँ मिलता है उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ समझिएगा कि प्राग कोश जो है ना, वहाँ से पुंकेसर निकलता है, प्राग कोश से पुंकेसर निकलता है और जाकर के वर्तिकार्ग में मिलता है, और वर्तिका में मिलता है, और तब वर्तिका से होते हुए जो होता है पुंकेसर, वो जाकर के मिलता है कहाँ? तो जाकर के अंडाशय में मिलता है। और अंडाशय में उपस्थित क्या पाया जाता है? तो अंडाशय में पाया जाता है स्त्री केसर। तो वहीं पे होता है बेटा निषेचन की प्रक्रिया। और निषेचन की प्रक्रिया होती है तो तुम लोगों को पता है कि निषेचन के बाद जनन होता है। तो इस तरह से बेटा होता है प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग स्वपरागन और परपरागन भी पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ बेटा स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं, ये भी हम आप लोग को बताएंगे। तो किसी एक पुष्प के उसी पुष्प के पुंकेसर निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकार्ग में जाता है, और उससे होते हुए वर्तिका से होते हुए उसी के अंडाशय में जाता है, और वहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसको स्वपरागन कहते हैं बेटा। लेकिन जब किसी दूसरे पुष्प का पुंकेसर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में और उसके वर्तिका से होते हुए जाती है और उसके अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं परपरागन बेटा। तो आई होप आप लोग को स्वपरागन और परपरागन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर से बेटा याद रखिएगा, स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं। तो एक पुष्प के प्राग कोश से निकल करके पुंकेसर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाता है, और वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिकाग्र से जाते हुए वर्तिका से होते हुए उसी के अंडाशय में पहुंचता है, और निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपरागन। और दूसरा डिफिनेशन है बेटा कि किसी भी पुष्प के प्राग कोश से पुंकेसर निकलता है और किसी दूसरे पुष्प के उसी जाति के दूसरे पुष्प में उसके वर्तिकाग्र में जाता है, उस दूसरे वर्तिकाग्र में जाता है,
और वर्तिका से होते हुए उसके अंडाशय में पहुंचता है, जहां स्त्री केसर उपस्थित होता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं पर परागन कहते हैं। बेटा उस प्रक्रिया को हम लोग पर परागन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ नोट्स को ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का शैली बदला है, तो हमें पढ़ने और पढ़ाने की भी शैलियाँ बदलने पड़ेगी। मतलब वैसी शैली की रीड करनी पड़ेगी जो कि अभी के टाइम में चल रही है। तो यहाँ कलेक्ट किया गया है बेटा, समझिएगा थोड़ा यहाँ कि पहला पॉइंट है कि पुष्प के जनन अंगों के नाम। तो पुष्प के जनन अंग कितने होते हैं? तो देखो बेटा सबका नाम लिखा हुआ है, आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ज़रूरी। तो एक होता है बेटा बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज होता है बेटा। बाह्यदल पुंज बेटा, अगर आप लोग उड़हुल फूल के जो फैला हुआ रहता है फूल और जो हरा भाग रहता है लास्ट में उसको तोड़ के फेंकते हो, उसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। दल पुंज होता है उसके बाद वाला भाग। और पुमंग तो जानते हैं आप लोग, और जयंग जानते हैं आप लोग, जयांग आप लोग जानते हैं, पुमंग और जयांग मतलब जयांग और पुमंग तो जान रहे। ये चार होता है पुष्प के जनन अंगों के नाम। आगे बेटा पुष्प का मादा जननांग क्या है? तो पुष्प के मादा वाला तो लोग तो जानता है, जयांग को कहते हैं मादा जननांग पुष्प के, जिसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग, वर्तिका और अंडाशय। तो आगे बेटा पुष्प का नर जयांग का नाम। तो पुष्प के नर जयांग का हम पुमंग कहते हैं, आप लोग जानते हैं। और पुमंग को 2 भागों में बांटा गया है, आप लोग जानते हैं, प्राकोष और पूतंतु। आप लोग बेटा पूतंतु और प्राकोष फिगर में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ऊपर जो तोड़ते हैं उसके जो नीचे टहनी टाइप का लगता है थोड़ा सा पुष्प देखते हैं तो उसको बोलते हैं पूतंतु। अब आगे बेटा हम यहाँ देखेंगे, हम लोग यहाँ क्या है कि मादा जन, हाँ सिंपल बात है, यहाँ सिंपल बात है कि अंडक को मादा जननांग कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तथा स्त्री केसर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है स्त्री केसर? तो अंडाशय में ही पाया जाता है स्त्री केसर। अंडाशय में क्या पाया जाता है बेटा? स्त्री केसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पुष्प के बारे में पूरे अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश किए और हम बेटा समझाने की भी कोशिश किए, और काफ़ी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ जाएंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, स्वपरागन, पर परागन, और भी हम सारी चीज़ें क्लियरेंस किए, चीज़ों को देखें। और बेटा अब देखना है आप लोग को यहाँ कि आप लोग को जो क्लास है कुछ देर तक और चलेगी। यहाँ पुष्प के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया काफ़ी अच्छे से। अब बेटा एक टॉपिक और बचा हुआ है, चलो वो छोड़ क्यों दें, उसको भी कर लिया जाए। ये है ये अभी भी कौन कौन ज्वाइनिंग ले रहा है, कौन दुनिया में सोया रहता है, सब पता नहीं। अब बेटा अब जो है अब एक लिंगी और उभय लिंगी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए एक लिंगी और उभय लिंगी के बारे में बेटा। तो सिंपल सी बात है, जब पुष्प में पुंकेसर या अथवा स्त्री केसर, मतलब जब कोई भी पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से किसी एक जननांग का उपस्थिति होता है, दोनों में किसी एक भागीदारी लेता है, दोनों में कोई एक भाग लेते हैं, तो जब दोनों में कोई एक भाग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम लोग कहते हैं एक लिंगी। उदाहरण से याद रखेंगे हम लोग, पपीता और तरबूज। कोई पूछेगा कि पपीता और तरबूज कैसा है, कौन सा जनन है, तो बोलेंगे एक लिंगी है। एक लिंगी कौन कौन है? पपीता और तरबूज है बेटा। तो एक लिंगी किसे कहते हैं? तो जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक भाग लेता है तो उससे भी जनन हो जाती है, उसी को हम लोग एक लिंगी कहते हैं। और सिंपल सी बात है बेटा, उभय लिंगी किसे कहते हैं? तो आप लोग सिंपली याद रखिएगा उभय लिंगी कि उभय लिंगी जनन की उस विधि को कहते हैं जिसमें मतलब कि पुष्प के दोनों भाग लेते हैं, पुष्प में पुंकेसर भी और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उभय लिंगी कहते हैं बेटा। इसका उदाहरण हो गया उड़हुल और सरसों। तो आज की क्लासेस बेटा हम यहीं तक लेके चले थे, यहीं तक हमारी टारगेट थी और यहाँ तक समझ में भी आया होगा। तो एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे आप लोगों के बीच कि आज की क्लासेस में हुई क्या क्या। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, आज की क्लासेस जो हम लोगों की हुई उसमें पुष्प को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया कि पुष्प के कौन कौन से जनन भाग होते हैं।
तो जितने भाग होते हैं, फिर जयांग, पुमांग, फिर स्वपरागन, परपरागन, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। तो बेटा ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया, एक लिंगी, उभयलिंगी, फिर बीजाणु समासंग, ये सब चीज़ें आज की क्लासेस में हम लोगों के डिस्कस हुए। तो बेटा आज की क्लासेस जो भी है फिलहाल यहीं तक होगी, और अब हम लोग का होगा स्टार्ट डिस्कशन।